नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है नए समुद्री कानूनों के अधिनियमन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि नव अधिनियमित कानूनों यानी वाहन पत्र अधिनियम 2025, समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 2025, तटीय पोत परिवहन अधिनियम 2025, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 और भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण, नियम निर्माण और संस्थागत तैयारियों के लिए क्या उपाय किए गए हैं। राज्यों, बंदरगाह प्राधिकरणों और परिवहन हितधारकों द्वारा एक समान रूप से अपनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए नव अधिनियमित समुद्री कानूनों के अंतर्गत जारी किए गए हितधारक परामर्श, आदर्श नियम या मानक संचालन प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नए अधिनियमित कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तटीय पोत परिवहन 2025, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 और भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के संबंध में नियम बनाने का कार्य किया गया है। ये कार्य एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों की ड्राफ्टिंग भागीदारी को स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शामिल किया गया है। नए कानून के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण, नियम निर्माण और संस्थागत तैयारियों के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें नौवहन महानिदेशालय के नोडल अधिकारियों और हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ, जिनके पास नियमों के मसौदे को तैयार करने संबंधी विषय वस्तुओं का ज्ञान और विशेषज्ञता है, 12 तकनीकी समितियों का गठन किया गया है और ये समितियां वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 के तहत नियमों के मसौदे को अंतिम रूप देने पर काम कर रही हैं। तटीय पोत परिवहन अधिनियम 2025 के तहत नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए 2 तकनीकी समितियों का गठन किया गया है। नियमों का मसौदा तैयार करने में सहायता के लिए विधिक परामर्शकों को नियुक्त किया गया, ताकि सरल विधिक भाषा के साथ ही नियम की रूपरेखा तैयार हो। समय पर कानून प्रक्रिया और नए कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पोत परिवहन महानिदेशालय ने एक विधिक पोर्टल बनाया है। भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के संबंध में कानून निर्माण के लिए हितधारकों के साथ 4 परामर्श बैठकें आयोजित की गई। क्योंकि वाहन पत्र अधिनियम 2025 और समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई अधिनियम 2025 द्वारा माल की ढुलाई के तहत कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इन अधिनियमों को 10 सितंबर 2025 से लागू किया गया। व्यापक हितधारक परामर्श के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 और तटीय पोत परिवहन 2025 के तहत नियम बनाने के संबंध में नौवहन महानिदेशालय के उद्योग विशेषज्ञों और नोडल अधिकारियों सहित 14 तकनीकी समितियों का गठन किया गया था। नौवहन महानिदेशालय द्वारा नियम तैयार करते समय हितधारकों के विभिन्न समूहों से परामर्श किया गया है। प्रमुख हितधारकों में पोत स्वामी संचालक, नाविक संघ, प्रशिक्षण और शिक्षा निकाय, वर्गीकरण सोसाइटियां, पत्तन और राज्य समुद्री बोर्ड, पोत प्रबंधन और अपतटीय सेवाएं, तटीय, अंतर्देशीय और नौचालन जलयान क्षेत्र संघ, कानूनी विशेषज्ञ और संबंधित सरकारी विभाग शामिल हैं। वाणिज्यिक पोत परिवहन नियम का मसौदा 12 दिसंबर 2025 को डीजीएस की वेबसाइट पर और साथ ही 24 दिसंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 और 22 जनवरी 2026 को जनसाधारण और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर रखा गया। तटीय पोत परिवहन अधिनियम 2025 की धारा 39(1) के अनुपालन में मसौदा तटीय पोत परिवहन नियम 2026 और मसौदा तटीय पोत परिवहन नियम 2026 को 19 दिसंबर 2025 को सूचनार्थ और हितधारकों से टिप्पणियों सुझाव के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 की धारा 76 और 78 के तहत अनिवार्य रूप से मसौदा भारतीय पत्तन नियम को 23 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के अंतर्गत नियम निर्माण कार्य के लिए मंत्रालय ने प्रमुख पत्तन प्राधिकरणों, राज्य समुद्री बोर्ड और उद्योग निकायों सहित सभी संबंधित हितधारकों से वार्तालाप की। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कम ऊर्जा भंडारण क्षमता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नीताम ने। अपने सवाल में उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 243 गीगावाट है, जबकि 2030 तक
61 गीगावाट की अनुमति अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान में देश में ऊर्जा भंडारण क्षमता केवल लगभग 5.5 गीगावाट है। अगर हाँ, तो इस अंतर को कम करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें भंडारण टेक्नोलॉजी के घरेलू अनुसंधान और विनिर्माण के लिए समर्थन शामिल है। जून 2025 तक बोलियां आमंत्रित किए जाने के बावजूद लगभग 44 गीगावाट सौर क्षमता के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ऑप्टिकल जनरेशन मिक्स 2030 पर अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2029-30 तक आवश्यक ऊर्जा भंडारण क्षमता 60.63 गीगावाट होगी, जिसमें पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से 18.98 गीगावाट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से 41.65 गीगावाट शामिल है। सरकार ने भंडारण प्रौद्योगिकियों के घरेलू अनुसंधान और विनिर्माण के लिए सहायता सहित देश में ऊर्जा भंडारण क्षमता के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सहायक सेवाओं के साथ साथ उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में BESS की खरीद और उपयोग के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए। देश में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया। PSP को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। PSP के लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क में 100% छूट दी गई, जिसका निर्माण कार्य 30 जून 2028 को या उससे पहले आवंटित किया गया है। कुछ शर्तों के साथ 30 जून 2028 को या उससे पहले चालू होने वाली सह स्थित BESS परियोजनाओं के लिए 100% ISTS शुल्क में छूट दी गई। मार्च 2024 में सरकार ने BESS को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए 3,760 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना को स्वीकृति दी है, ताकि 27 लाख रुपए पर मेगावाट घंटे के VGF पर 13,220 मेगावाट घंटे का विकास किया जा सके। जून 2025 में सरकार ने 30 गीगावाट घंटा की एक और VGF योजना को स्वीकृति दी है, जिसे पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से 5,400 करोड़ रुपए के माध्यम से 18 लाख रुपए पर मेगावाट प्रति घंटा की VGF दर पर वित्त पोषित किया जाएगा। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के अंतर्गत ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज अनुप्रयोग के लिए 10 गीगावाट परार क्षमता निर्धारित की गई है। ग्रिड स्थिरता और किफायतता बढ़ाने के लिए सौर विद्युत परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सह स्थापित करने पर एडवाइजरी जारी की गई। किफायती तरीके से भंडारण प्रौद्योगिकियों सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी और विनिर्माण को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को सहायता करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छ ऊर्जा सामग्री पहल के तहत ऊर्जा भंडारण सामग्री और उपकरणों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण भी कर रहा है। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार 4 नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात सेकी, NTPC, NHPC और SJVN ने लगभग 69 गीगावाट क्षमता के लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए हैं और इन लेटर ऑफ अवार्ड के सापेक्ष में लगभग 24.3 गीगावाट के लिए विद्युत खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों द्वारा भी नवीकरणीय विद्युत खरीद निविदाएं जारी की जा रही हैं और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस कैप्टिव रूट के माध्यम से वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में नवीकरणीय विद्युत क्षमता भी जोड़ी जा रही है। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता वृद्धि REIA द्वारा जारी की गई बोलियों के माध्यम के अलावा कई अन्य रास्तों से भी हो रही है। सोलर, पवन प्लस, स्टोरेज और डिस्पैचेबल नवीकरणीय विद्युत की कम होती लागत के साथ वितरण कंपनियों और अंतिम खरीदारों के बीच ऐसे समाधानों का उपयोग करने की प्राथमिकता बढ़ रही है। इस बदलाव के साथ ही साधारण सौर पवन विद्युत की मांग में कमी आई है। सरकार ने REIA को केवल साधारण नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं से ऊर्जा भंडारण के साथ सौर पवन निविदाओं, पीक घंटों के दौरान नवीकरणीय विद्युत की आपूर्ति के अनुरूप निविदाएं और फर्म और डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के अनुरूप निविदाएं जारी करने के लिए संवेदनशील बनाया है। REIA द्वारा जारी बोलियों के संबंध में विद्युत खरीद करारों पर हस्ताक्षर करना सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न सक्रिय उपाय किए हैं, जिनमें राज्यों से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नवीकरणीय उपभोग बाध्यता का अनुपालन करने का आग्रह करना और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों को निविदाएं तैयार करने और जारी करने से पहले डिस्कॉमों और अन्य उपभोक्ताओं से कुल मांग को एकत्र करने की सलाह देना शामिल है। कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने और PPA पर हस्ताक्षर में तेजी लाने के लिए प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा खरीद करने वाले राज्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री और उपयोग को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद जगेश ने। अपने सवाल में उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा
कि क्या सरकार देश में विशेष रूप से निमोनिया और मूत्र मार्ग के संक्रमण जैसे रोगों के संबंध में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध में हो रही वृद्धि से अवगत है, जैसा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध और डॉक्टर के निर्देश के बिना उपयोग किया जाना इस समस्या का एक प्रमुख कारण माना गया है। क्या सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री और उपयोग को केवल डॉक्टरी पर्ची पर सख्ती से विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है? क्या इस संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है या प्रस्तावित है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार देश में एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते प्रतिरोध के प्रति सचेत है, जिसमें निमोनिया और मूत्रमार्ग संक्रमण जैसे संक्रमणों में पाए जाने वाला प्रतिरोध भी शामिल है। सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अविवेकपूर्ण और डॉक्टर के निर्देश के बिना उपयोग को इसका एक प्रमुख कारण माना है। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी उन्होंने साझा किया। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के माध्यम से औषधीय प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत औषधियों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को विनियमित किया जाता है। एंटीबायोटिक्स को औषधीय प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची H और H1 में शामिल किया गया है और इन्हें केवल एक पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खुदरा बिक्री के माध्यम से बेचा जाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री बनाई गई है और इसे जन जागरूकता प्रसार के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक उपचार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और साथ ही mohfw.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्चा सेटिंग में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण करना है। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत भी मानक उपचार दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्यों को भी जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जेनेरिक दवाओं के पर्चों को सुनिश्चित करने और नियमित रूप से पर्चे की ऑडिट करने की सलाह दी गई है। पर्चे के ऑडिट आयोजित कराने की प्रक्रिया राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत प्रमाणित होने के लिए पूर्वापेक्षाओं में से एक है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अचल संपत्ति का मुद्रीकरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने। अपने सवाल में उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या अचल संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए फरवरी 2025 में जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति विफल रही है और इसे अप्रैल 2025 में फिर से जारी करना पड़ा? अगर हाँ, तो क्या कारण है? इस संशोधित प्रक्रिया का परिणाम क्या रहा? सभी संपत्तियों के लिए भू अभिलेखों का नामांतरण और फ्लोर एरिया अनुपात का आकलन के पूर्ण होने और इसके लिए सर्कल वार समय सीमा क्या है? क्या इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रकाशित किया जाएगा? क्या आय व्यय के अंतर को कम करने के लिए मुद्रीकरण के लिए वार्षिक राजस्व लक्ष्य और जवाबदेही तंत्र निर्धारित किया गया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि फरवरी अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लोक उद्यम विभाग द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी या पुनः जारी नहीं की गई है। हालांकि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ने CPSE अन्य सरकारी एजेंसियों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए लेन देन सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्श फर्मों के पैनल में शामिल होने के लिए 13 जनवरी 2025 को एक अनुरोध जारी किया था, जिसके बाद 22 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025 और 7 फरवरी 2025 को शुद्धि पत्र जारी किया गया और 18 जून 2025 को पैनल में शामिल होने का पत्र जारी करके पैनल में शामिल की प्रक्रिया को पूरा किया गया। NLMC DPE को भू अभिलेखों का रखरखाव करना या भू अभिलेखों को पूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। सभी संपत्तियों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात के संबंध में NLMC के स्वामी वाला या NLMC को संदर्भित भूमि को छोड़कर NLMC द्वारा इसका आकलन नहीं किया जाता है। DPE NLMC को सर्कलवार समय सीमा या माइलस्टोन प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। आय व्यय के अंतर को कम करने के लिए NLMC DPE की ने मुद्रीकरण के लिए कोई वार्षिक राजस्व लक्ष्य और जवाबदेही तंत्र निर्धारित नहीं किया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जीनोम संशोधित चावल की किस्मों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने। अपने सवाल में उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का दोनों अनुमोदित जीनोम द्वारा संशोधित चावल किस्मों DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार है, ताकि उनके परीक्षण परिणामों, विश्व विज्ञान और एलर्जी संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा सके।
क्या जिनोम द्वारा संपादित चावल की किस्मों के संबंध में सुरक्षा, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून, परीक्षण प्रोटोकॉल और विनियामक ढांचा पर्याप्त है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या भारत में अनुमोदित जिनोम संशोधित चावल की किस्मों के कारण ऐसे कुछ क्षेत्र संदूषित हो गए हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? क्या सरकार ने किसानों के अधिकारों और बीज संप्रभुता के संरक्षण के लिए कोई ठोस नीति बनाई है या अपनाई है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि जिनोम एडिटेड चावल की 2 किस्मों DRR धान 100 और पूसा DST चावल 1 के निष्पादन मूल्यांकन परिणाम अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान परियोजना की साइट AICRP intranet.in पर उपलब्ध है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाह्य रूप से इंट्रोड्यूस किए गए DNA से मुक्त साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज 1 और साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज 2 जिनोम एडिटेड फसल को GM विनियम नियमों जो कि 30 मार्च 2022 के तहत जारी किया गया था, इसके तहत छूट दी गई है। इसके अलावा जैव सुरक्षा संबंधी मुद्दों का भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी OM संख्या, फाइल संख्या भी उन्होंने साझा की, जिसके माध्यम से जारी जिनोम एडिटेड पौधों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश 2022 और साथ ही दिनांक 4/10/2022 के तहत जारी SDN 1 लॉर SDN N2 श्रेणियों के अधीन जिनोम एडिटेड पौधों की नियामक समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार समाधान किया है। नियामक प्रकटीकरण मानदंडों के अनुसार जानकारी को जेनेटिक मैनिपुलेशन पर समीक्षा समिति की बैठकों के आधिकारिक रूप से जारी किए गए कार्यवृत्त को सार्वजनिक डोमेन में भी प्रदर्शित किया जाता है। चावल मुख्य रूप से स्वपरागित फसल है जिसमें प्राकृतिक आउट क्रॉसिंग दर बहुत कम होती है। किस्मों की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए सभी चावल किस्मों पर मानक बीज उत्पादन, पृथक्करण दूरी और जेनेटिक शुद्धता प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। अतः वर्तमान में अनुमोदित जिनोम एडिटेड चावल किस्मों से संबंधित क्रॉस संदूषण का कोई प्रमाण नहीं है। सरकार ने पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किसानों के अधिकारों और बीज संप्रभुता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जिनोम एडिटेड किस्में पीढ़ियों तक बीजों को बचाने और दोबारा प्रयोग करने के लिए समान रूपी किसान केंद्रित सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है दिशा डैशबोर्ड से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भोजराज नाग, गोपाल जी ठाकुर, लवली आनंद और आलोक शर्मा ने। इन सांसदों ने अपने सवाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की आवधिक रिपोर्टिंग की निगरानी को वास्तविक समय आधारित शासन और परिणाम आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया से बदलने के प्रभाव का आकलन किया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? दिशा डैशबोर्ड के अंतर्गत कितने राज्यों और जिलों को शामिल किया गया है और दरभंगा जिले का ब्यौरा क्या है? सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से डैशबोर्ड द्वारा जारी किए गए वास्तविक समय के अद्यतन और अलर्ट की आवृत्ति कितनी है? डैशबोर्ड से प्राप्त सूचना के आधार पर कितनी बार सुधारात्मक कार्रवाई या हस्तक्षेप किए गए हैं? क्या सरकार ने डैशबोर्ड एकीकरण के परिणाम स्वरूप सेवा प्रदायगी संबंधी मानदंडों में कोई मापने योग्य सुधार देखा है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में गठित जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में दिशा डैशबोर्ड को शुरू किया गया था। ये डैशबोर्ड विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित और राज्यों, जिलों, ब्लॉक आदि में कार्यान्वित की जाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। दिशा डैशबोर्ड संसद सदस्यों और राज्य जिला अधिकारियों को लगभग तत्काल जानकारी प्रदान करके जिला स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी, समीक्षा और समन्वय को सुविधाजनक बनाता है। दिशा डैशबोर्ड हितधारकों, राज्य और जिला स्तर की दिशा समितियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा ग्राफ और समय श्रृंखला डेटा के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है। दिशा डैशबोर्ड योजना के कवरेज, वित्तीय प्रगति और वास्तविक परिणामों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करके दिशा बैठकों के दौरान साक्ष्य आधारित चर्चाओं में सहायता करता है। डैशबोर्ड में मीटिंग रिपोर्टिंग मॉड्यूल भी शामिल है जो बैठक सूचना कार्यसूची, बैठकों के कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संरचित अनुवर्ती कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। देश भर के 776 जिलों को शामिल करते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दिशा समितियां गठित की गई हैं।
दिशा डैशबोर्ड 35 मंत्रालयों विभागों की 101 योजनाओं को एकीकृत करता है, जिस पर राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तरों पर योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध होती है। ये संबंधित मंत्रालयों से डेटा की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जो कि प्रायः दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आधार पर डैशबोर्ड पर अपडेट किया जाता है। दिशा डैशबोर्ड में उपलब्ध जानकारी डेटा देश भर में दिशा समितियों की बैठकों में केंद्रीय सरकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी और समीक्षा के लिए उपयोग किए जाने के लिए है। बिहार के दरभंगा जिले में कार्यान्वित की जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित डेटा दिशा समिति की बैठकों माननीय संसद सदस्य द्वारा समीक्षा के लिए डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। ये डैशबोर्ड आर्थिक अलर्ट या अपवाद रिपोर्ट तैयार नहीं करता। ये योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के संबंध में निरंतर अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। बाधाओं, विलंब, कमियों की पहचान करने और जहां कहीं भी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करता है। दिशा डैशबोर्ड के माध्यम से योजना के डेटा का एकीकरण केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाता है और लक्ष्यों, उपलब्धियों और व्यय की स्थिति सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाता है। ऐतिहासिक डेटा और प्रवृत्ति विश्लेषण तक पहुंच प्रदान करके ये कार्य निष्पादन की स्थिति का पता लगाने और हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करने में मदद करता है। साथ ही अंतर विभागीय समन्वय में सुधार और जिला स्तरीय निगरानी को मजबूत करता है। ये डैशबोर्ड दिशा बैठकों के दौरान अधिक केंद्रित चर्चाओं की गई कार्रवाई रिपोर्ट के माध्यम से बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई और निधि उपयोग और सेवा प्रदायगी से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान करने में सहायता करता है।